आप सभी का स्वागत है खबर इंडिया वॉइस में। खबरों की करते हैं शुरुआत। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी के 29,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार इस महीने रोक सकती है सैलरी। कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति डिटेल नहीं की है अपलोड। 30 सितंबर तक थी डेडलाइन, कई बार बढ़ चुकी है समय सीमा। जिन्होंने दिया संपत्ति का ब्यौरा उनकी भी होगी जांच। तो उत्तर प्रदेश के 39,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने इन कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी रोकने का फैसला किया है। दरअसल इन कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया है। इसके लिए 30 सितंबर लास्ट डेट तय की गई थी। यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को अपने संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया था। तो कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है, उसके बावजूद संपत्ति का विवरण नहीं दिया गया है, जिसको लेकर अब यह आदेश जारी किया गया है। तो 39,000 सरकारी कर्मचारियों के वेतन रुक सकते हैं। योगी सरकार ने कर्मचारियों की सितंबर महीने की सैलरी रोकने का फैसला कर लिया है। दरअसल इन कर्मचारियों ने अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसको लेकर यह फैसला लिया गया है। कई बार समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। 30 सितंबर लास्ट डेट दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद इस डेडलाइन तक कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। तो यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी 90 विभागों के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देने को कहा था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। रमन, क्या कुछ खबर है? 39,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। क्यों रोका जा रहा है इनका वेतन? क्या कुछ जानकारी? श्रीमती योगी आदित्यनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों में कार्यरत हैं उनसे संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि भ्रष्टाचार से कमाई गई संपत्ति से जो कर्मचारी और अधिकारी हैं बेनामी संपत्तियां और तमाम तरह की संपत्तियां बनाते हैं, जिनका आंकड़ा सरकार के पास नहीं होता है। ऐसे में सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसे 2 महीने पहले ही जारी किया गया था। हालांकि समय पर कुछ कमियों के कारण कि ब्यौरा देने में टाइम लग रहा था, इसलिए इसकी डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी। 8,27,000 जो कर्मचारी हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से लगभग 99% कर्मचारियों ने अपना ब्यौरा 30 सितंबर तक दे भी दिया है, लेकिन लगभग 39,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस तारीख तक अपना ब्यौरा नहीं दे पाए हैं संपत्ति का। ऐसे में सरकार इन कर्मचारियों पर एक्शन लेने के मूड में है, और वो एक्शन की जो पहली कड़ी है वो इस तरीके से है कि उनकी सितंबर महीने की जो सैलरी है उसे रोकने का निर्देश दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहला एक्शन है। इसके बाद भी अगर 39,000 कर्मचारियों में सभी कर्मचारी अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो ये एक्शन और ज्यादा टाइट हो सकता है। आपको बता दें कि अक्सर जो भ्रष्टाचार का इल्जाम कर्मचारियों पर लगता है उस पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक नए तरीके से काम कर रही है, और जिस तरीके से अधिकारियों की संपत्तियों का ब्यौरा पहले मांगा जाता था, अब कर्मचारियों की संपत्ति का भी ब्यौरा मांग रही है। बिल्कुल रमन, बेहद एक बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं करवाया। आखिर क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे पा रहे हैं? क्योंकि समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है, उसके बावजूद यही हालत। 1 महीने का वेतन मुझे लगता है रोका भी इसलिए गया है क्योंकि 39,000 कर्मचारी हैं, 90 विभागों के कर्मचारी इसमें शामिल हैं। ऐसे में कौन सा कर्मचारी क्यों संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाया, किसके सामने कौन सी अड़चन थी, या फिर किसी के जो नीयत है किसी की काली है वह, या फिर कोई ऐसी समस्या आ गई, कोई टेक्निकल कमी आ गई, या फिर कोई बीमार था इसलिए संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाया। इसकी अभी जांच होगी। उसके बाद में जिस तरीके से जो सरकार के जो भी एलिजिबिलिटी सरकार की होगी उसमें जो सही पाया जाएगा उसके जो द्वार हैं सैलरी के, उसकी सैलरी
दी जाएगी और जो लोग सैलरी दिखाने, जो लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने की नीयत ही नहीं रखते हैं, उन पर सरकार एक्शन करने के मूड में दिख रही है। बिल्कुल रमन, ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने ब्यौरा दे दिया है, अपनी संपत्ति के डिटेल्स दे दिए हैं, उनकी भी जांच की जाएगी, उनका भी वेतन रोका जाएगा। हाँ, आपको बता दें कि उनका तो वेतन रोकने का आदेश ही है और इसके साथ ही बता दें जिन लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, सिर्फ ब्यौरे से ही सरकार खुश नहीं है। सरकार जो संपत्ति का ब्यौरा दिया गया, रैंडम रूप से उन कर्मचारियों की संपत्ति की जांच भी करेगी ताकि ये पाया जा सके कि क्या संपत्ति का ब्यौरा जो दिया गया है वो गलत तरीके से या फिर कोई कूट रचित तरीके से तो नहीं दिया गया है कि संपत्ति ज्यादा हो, संपत्ति कम दिखाई गई हो। यानी कि जो तलवार है वो दोनों तरफ से कर्मचारियों पर लटकी हुई है, जो अभी तक ब्यौरा नहीं दे पाए और जिन्होंने ब्यौरा दिया है। ऐसे में जो कर्मचारी सही होंगे वो बचेंगे और जो कर्मचारी कई संपत्ति ज्यादा बनाए हुए हैं उन पर जो अगर जिस तरीके से सरकार निगरानी कर रही है उनका फंसना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल, जिन्होंने ब्यौरा दे दिया है उनकी भी जांच की जाएगी और जिन्होंने अभी तक ब्यौरा नहीं दिया है, संपत्ति के डिटेल्स नहीं दिए हैं, उनके लिए तो 30 सितंबर तक अब उनकी सैलरी नहीं आएगी। इस फैसले के बाद, योगी सरकार के इस कदम के बाद, प्रशासन के इस कदम के बाद क्या कुछ सरकारी कर्मचारियों का कहना है इस पूरे मामले पर? सरकारी कर्मचारी इस मामले पर अभी खुलकर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आमतौर में आपस में बातें जिस तरीके से होती हैं उसमें माना जाता है कि कुछ कर्मचारियों से हमारी भी बात हुई, इसमें कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी खुद को सही मानते हैं, उन्हें लगता है कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होता या वो खुद भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, दूर रहते हैं उससे, वो कर्मचारी फैसले को अच्छा मान रहे हैं। लेकिन तमाम कर्मचारी ऐसे हैं जो इस फैसले के बाद से उनका मुंह बना नजर आ रहा है, उन्हें लगता है रमन, ऐसे में ये बेहद अहम फैसला है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए फैसला योगी सरकार के द्वारा लिया गया। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं बिहार में बाढ़ के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर बुधवार को बाढ़ के पानी में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह लैंडिंग मुजफ्फरपुर जिले के औराई नया गांव वार्ड नंबर 13 में हुई है। हेलीकॉप्टर सीतामढ़ी जिले से राहत सामग्री बांटकर वापस लौट रहा था, तभी औराई नया गांव में हादसे का शिकार हो गया। हादसे के समय हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सहित 3 अन्य वायुसेना के जवान सवार थे। सभी बाल बच गए हैं। हालांकि इस समय बिहार बाढ़ की चपेट में है, हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। करीब 16 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ लोगों को बाढ़ के पानी से निकालने और राहत सामग्री बांटने के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को खाने पीने की चीजें बांट रहे हैं। तो बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हो गया है। वायुसेना का चॉपर पानी में जाकर गिर गया। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, किसी की जान नहीं गई है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने गया था। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लल्लन राज पटना से जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। लल्लन, आखिर किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, क्या कुछ जानकारी? आपको बता दें कि इस वक्त जो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है वो है बड़ा हादसा। मुजफ्फरपुर के बाढ़ग्रस्त औराई जो है वहाँ पे बाढ़ग्रस्त इलाके में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि पीड़ितों के लिए वह राहत सामग्री लेकर सीतामढ़ी जा रहा था। घटना की जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन और पुलिस को लगी तो स्थानीय लोगों की मदद से नदी में गिरे सेना के हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों को, पायलट को निकाला गया, बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। बिल्कुल ललन, क्या कुछ गड़बड़ी थी, क्या कुछ खराबी थी हेलीकॉप्टर में जिसकी वजह से उसे क्रैश या फिर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी इस तरीके से? जी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं वायुसेना के द्वारा इसे एहतियातन लैंडिंग बताया जा रहा है।
ठीक है, तो सहित सभी को बाल बाल बचा लिया गया है और 16 लाख लोग अभी बाढ़ प्रभावित है। क्या कुछ स्थिति बाढ़ को लेकर? बाढ़ की स्थिति जो है अभी जिला प्रशासन समेत राज्य सरकार और केंद्र सरकार बाढ़ ग्रस्त इलाके में नजर बनाए हुए है। बहुत शुक्रिया ललन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राहत सामग्री के बीच इस तरीके की खबर भी सामने आई और हालांकि हेलीकॉप्टर का इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया, कोई हताहत नहीं हुई। वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया और 9,600 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत भी की। मिशन से जुड़े लोगों की भावना को नमन करते हुए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पखवाड़े में मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं। देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा।
इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।